है जिसमें इसके बारे में आपको काफी बार गाइडेंस दी जा चुकी है कि इस फील्ड में आप क्या कर सकते हैं। आज मैं आपको इस फील्ड की तरफ आपका ध्यान ले जाऊंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि एक बंदे ने, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एक एप्लीकेशन बनाई। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है? एप्लीकेशन बनाता है ना, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। अब उस सॉफ्टवेयर डेवलपर ने जो सॉफ्टवेयर बनाया, वो सॉफ्टवेयर लोड किसके ऊपर होता है? वेयर इट इज लोडेड, ताकि उसे यूजर्स यूज कर पाए। अगर एंड यूजर को इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो वो लोड होता है, इट इज लोडेड ऑन द सर्वर्स। नॉर्मल लैपटॉप पे नहीं चलता। आप लोग सॉफ्टवेयर किस पे बनाते हो? लैपटॉप पे बनाते हो। आप अपने सर को लैपटॉप पे प्रोजेक्ट बना के दिखा देते हो। लेकिन कंपनीज में जब आपका कोई सॉफ्टवेयर होता है तो उसको कहाँ लोड करते हैं? इट इज लोडेड ऑन द सर्वर। क्यों? क्योंकि सर्वर के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल क्लाइंट मशीन से आ रही रिक्वेस्ट्स को एड्रेस करे और इन सब ने जो जो डिमांड किया है वो काम ये सर्वर जो है वो करके दे। तो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर ने जो चीज डेवलप करी, दैट इज लोडेड ऑन द सर्वर। नाउ व्हाट इज अ सर्वर? सर्वर पे ऐसा क्या होता है जिससे कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो काम करता है? आपकी सर्वर के ऊपर एग्जिस्ट करता है आपका प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म में क्या आता है? प्लेटफॉर्म में आपके पास आता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, दो कंपनी है मार्केट में जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रही है। पहली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। आपने नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट का बहुत अच्छे से। आप सभी लोगों के लैपटॉप के ऊपर विंडोज 10, विंडोज 7 है ना, विंडोज एक्सपी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स डले हुए थे। लेकिन ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? क्लाइंट ओएस होते हैं। क्लाइंट ओएस, क्लाइंट ओएस मतलब ऐसा ओएस जिसे क्लाइंट यूज करता है, मतलब हम जैसे लोग यूज करते हैं। लेकिन कंपनी आपको जब सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लैपटॉप पे डले हुए ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होता है। वो एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में दो लीडिंग कंपनीज है। पहली है आपकी माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी है आपकी रेड हैट। ठीक है, ये दो मेन कंपनीज हैं जो मार्केट में लीड करती हैं। तो आप इन दोनों ही फील्ड्स में अपना कैरियर बना सकते हो। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टडी करते हो तो आप किसी कंपनी में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट अचीव कर सकते हो, सिस्टम एडमिन की पोस्ट। और अगर आप रेड हैट के बारे में पढ़ते हो तो आप किसी भी कंपनी में लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर, मैं बता रही हूँ आपको, 3 साल का एक्सपीरियंस भी अगर हो जाए ना तो 4-5 लाख का पैकेज कहीं नहीं गया एक लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर का। इतनी डिमांड है आज की तारीख में लाइनेक्स की। ठीक है, तो अगर आप रेड हैट करते हैं तो आप किसी भी कंपनी के लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कहाँ माइक्रोसॉफ्ट यूज होता है, कहाँ रेड हैट होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। किसी भी कॉर्पोरेट में जहां भी प्रोडक्शन सर्वर्स की बात आती है, प्रोडक्शन सर्वर्स मतलब जिस सर्वर के ऊपर आपकी पूरी प्रोडक्शन चल रही है। जैसे मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आपने देखा है खटाखट खटाखट मशीन अपने आप काम करती हैं अपने आप। जैसे मेडिसिन फार्मा इंडस्ट्री की बात करूं तो एक एक आदमी ग्राम ग्राम में केमिकल निकाल निकाल के दवाई के डिब्बे में नहीं डालता। मशीन अपने आप वजन लेती है, अपने आप तोलती है, प्रोडक्शन करती है, कितनी गोली आपकी प्रोड्यूस हुई है, कौन सी ब्रांड की कितनी गोली प्रोड्यूस हुई है, इसका सॉफ्टवेयर में अपने आप एंट्री बनता जाता है। ये सब क्या हो रहा होता है? कोई सा सर्वर है जिस सर्वर के ऊपर सॉफ्टवेयर लोडेड है और उस सर्वर, जो वो सर्वर से आपकी मशीनरी मतलब आपकी जो प्रोडक्शन की मशीनरी है वो इंटरैक्ट कर रही है। ये सर्वर उसे इनपुट देता जा रहा है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सॉफ्टवेयर और ये मशीनरी काम कर रही है। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अगर आप देखेंगे तो वहां पे जनरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो होता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स में काफी तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसमें।
सेंट ओएस, उबंटू, कई बच्चों ने सुने होंगे ये नाम। काली लिनक्स का नाम सुना होगा, फेडोरा का नाम सुना होगा, ये सब आ जाते हैं। और एक आप लोगों ने सुना होगा रेड हैट का नाम। ये सब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसमें से जो कॉर्पोरेट्स होती हैं, दे डोंट गो ऑन फ्रीवेयर्स, दे डोंट गो ऑन फ्रीवेयर्स, they will always go on a product which is having a background, जहां पे कोई एक एक्स कंपनी ये लाइबिलिटी लेती है कि हाँ मैंने इस सॉफ्टवेयर को स्टडी करा है, इसके अंदर जितनी वनरेबिलिटीज हैं उन्हें मैंने पैच किया है, और मैं समय समय से नए आने वाले रिस्क को आइडेंटिफाई करता रहता हूं और उन्हें पैच करता रहता हूं। तो ऐसा काम कोई फ्री वाला सॉफ्टवेयर तो करके नहीं देगा आपको। ये काम कौन करके देगा? कोई एक कॉर्पोरेट कंपनी जिसका बिजनेस हो इस तरह का। तो रेड हैट वो कंपनी है जो आपके प्रोडक्शन सर्वर्स में डील करती है। तो अगर आपको रेड हैट के फील्ड में प्रोसीड करना है, रेड हैट लाइनेक्स एडमिन के फील्ड में प्रोसीड करना है, तो देयर आर लेवल्स। सबसे पहले आपका लेवल होता है RHCSA, एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल होता है, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि एक लाइनेक्स एडमिन के लिए मैंडेटरी सर्टिफिकेशन होती है कंपनीज में। कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी एमएनसी जब अपने लिए एक लाइनेक्स एडमिन को अपॉइंट करना चाहती है, तो वो देखती है कि आपके पास ये रेड हैट का ये वाला सर्टिफिकेशन है कि नहीं है। once you have achieved the certification of RHCSA, the second step that you can move towards is RHCE, ठीक, एक्सपर्ट लेवल। एक सेकेंड ना होल्ड करें। So these are the two basic steps that one has to take to kickstart their career in the field of Linux admin. अगर आप Linux admin की जॉब किसी कंपनी में अचीव करना चाहते हो, तो these are the two steps that you have to follow. Okay? इसके बाद आप आगे एडवांस कोर्सेस भी कर सकते हो, बट these are the two basic things that you should do before entering into the field of Linux admin. अब इन चीजों को करने में टाइम कितना लगता है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि दो सर्टिफिकेशन है, कितना टाइम लगेगा? RHCSA करने में नॉट मोर देन 1.5 मंथ। ओके, इट्स नॉट वेरी लॉन्ग टर्म कोर्सेस, ये सब छोटे छोटे होते हैं जिसमें आपका एक लेवल तक आपको एक्सपर्टीज लेवल तक पहुंचाया जाता है, देन आप वहां से सेकेंड लेवल के लिए काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो RHCSA में आपको एक लाइनेक्स सर्वर के ऊपर चलने वाले जितने भी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, उन सब ऑपरेशंस को करना सिखाया जाता है। ओम प्रकाश पांडे, आप हाथ रेस कर रहे हैं, आप फीचर्स टेस्ट कर रहे हैं या क्वेश्चन पूछना है? इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट विंडो में मुझे आपका क्वेश्चन प्लीज लिख के दे दीजिए। इस सेइंग कि लाइनेक्स में वायरस नहीं जाता है ना? बिल्कुल राघव, ऐसा नहीं है कि वायरस नहीं जाता है, बट क्या है ना, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पूरा कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर काम करता है, CLI। अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो पूरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम क्या होता है कि एक तो उसको यूज करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, बहुत लोगों को लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेशन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना आता है, ठीक है। और लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रहता है ना कि पूरी कमांड्स के थ्रू काम चलता है, तो उसके एक्सपर्ट्स मार्केट में कम है। तो जहां एक्सपर्ट्स कम है,
वहां चीज की वनरेबिलिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, बाकी अगर आप बोलो कि चोरी की बात, तो देखो भाई, लॉक्स जो होते हैं दे आर फॉर द जेंटलमैन। लॉक्स कभी चोर को नहीं रोक सकते, चोर तो ताला तोड़ के भी सामान लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि वायरस घुस ही नहीं सकता, पर हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक ऑन अ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज लेसर देन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि लाइनेक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सिक्योरिटी ज्यादा है। कारण कि पूरा CLI है, तो CLI है मतलब लाइन ऑफ कोड्स जो है ना वो कम है। तो जितने कम लाइन ऑफ कोड्स उतना गलती होने के चांस कम। तो गलती कम है मतलब आपके पास जो हैकर है उसके पास वल्नरेबिलिटी जो होती है, वल्नरेबिलिटी मतलब कि लूप होल जहां से वो एंटर कर सकता है आपका हैकर, तो वो वल्नरेबिलिटी अगर कम है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा सेफ हो जाता है। अब ये विंडोज को क्या है ना, यूजर फ्रेंडली बनाने के चक्कर में उसमें बहुत ज्यादा कोड लिखा हुआ है। अब जितना ज्यादा कोड उतने ज्यादा लूप होल्स, बैकडोर्स सब बन जाते हैं, अपने आप बनते हैं, क्योंकि पता चला किसी फैसिलिटी को देने के लिए आपने कोई पोर्ट ओपन किया और हैकर उसी पोर्ट से एंट्री मार रहा है। इसीलिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो ज्यादा सेफ होते हैं। और यही कारण है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज किया जाता है। मैंने अभी बोला ना आपको कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ठीक है, वो इसीलिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है क्योंकि इट इज मोर सिक्योर देन विंडोज। तो ये तो बात हो गई एक फील्ड की। अगर हम लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं आता है तो हम लोग लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हैं। अभी हमारे इंस्टीट्यूट से, आई वोंट नेम द पर्सन क्योंकि अभी उसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता तब तक वी शुड नॉट डिस्क्लोज द नेम। मतलब अभी 3 दिन पहले एक बंदा जो है उसको 3.5 साल का एक्सपीरियंस था, वो 7.5 लाख के पैकेज पे एक कंपनी में प्लेस हुआ है। ठीक, और उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 3.2 लैक्स पर एनम से, मतलब लाइनेक्स एडमिन की ही पोस्ट थी। इतना ज्यादा डिमांड मार्केट में इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन की है, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो जाएगा लेकिन सॉफ्टवेयर को लोड किस पे करोगे, लोड कर दिया तो उस सर्वर को मेंटेन कैसे करोगे, कौन करेगा मेंटेन? सर सॉफ्टवेयर वाले बंदे को तो सर्वर मेंटेन करना नहीं आता है ना। अगर ये लाइनेक्स का सर्वर है जिसके ऊपर आपने एप्लीकेशन डाली है, इसके ऊपर पैचिंग करना, अपडेट करना, इसकी फायरवॉल के ऊपर पोर्ट्स ओपन करना, इसे सिक्योर करना, अपडेट करना, कौन करेगा? सो दिस टास्क इज डन बाय लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर इन अ कंपनी। सो दिस इज वन प्रोफाइल दैट इज देयर जिसमें आप जॉब कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट प्रोफाइल जो आती है, अब ये सर्वर बन गया, सर्वर को आपको नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट? सर्वर जब तक नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा तब तक क्रॉस द ग्लोब, ये तो आपके ऑफिस में सर्वर रखा हुआ है, इंटरनेट पे ग्लोब पे बैठे जो दूसरे यूजर्स हैं, वो यूजर्स अगर इस सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? जब तक आपका सर्वर नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होगा तब तक आपके दो दूसरे लोग हैं वो इस सर्वर को यूज नहीं कर सकते हैं। तो द सेकेंड डोमेन वेयर यू कैन मेक योर कैरियर इज नेटवर्किंग। ठीक है, एक आपका हो गया आप सर्वर्स में काम कर सकते हो, सर्वर में आपने देखा। हाँ जी, हु इज दिस? प्लीज टेल मी योर नेम। ओके, आई थिंक गलती से बोला था। ओके, तो आपका सेकंड डोमेन है वो है आपका, अनम्यूट योरसेल्फ। आप लोगों को मैंने म्यूट किया है, आप अनम्यूट मत कीजिए अपने आप को, बार बार सेशन में डिस्टरबेंस आता है।
अदरवाइज मुझे आप एक्सपेल करना पड़ेगा मीटिंग से, अगर आप लोग बार बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो, ठीक है। तो एक डोमेन है आपका कि आप सर्वर के फील्ड में आपका कैरियर बना सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपको क्वेश्चन पूछना हो। अगर क्वेश्चन पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अनम्यूट योरसेल्फ। लेकिन आपका क्या पीछे बैकग्राउंड में कोई दूसरा बोल रहा है, किसी की टीवी चल रही है, वो साउंड सभी बच्चों को डिस्टर्ब करता है। सो प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। तो एक फील्ड तो अपना हो गया सर्वर, जिसमें हम हमारा कैरियर बना सकते हैं। सर्वर में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक लाइनेक्स हमारे पास ऑप्शन है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्वर्स होते हैं वो जनरली यूजर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय यूजर सर्विसेज? यूजर सर्विसेज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी में 500 यूजर्स हैं, ठीक है। अब ये 500 यूजर जब कंपनी नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं तो कौन सा यूजर क्या काम कर सकता है और कौन सा यूजर क्या काम नहीं कर सकता है, इन सब चीजों के लिए सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज बनती हैं। जैसे कॉलेज वगैरह में भी क्या होता है कि आप लैब की मशीन आईपी एड्रेस नहीं चेंज कर सकते, कभी कभी ऐसी सेटिंग डली हुई रहती है कि आप आपकी आईटी की जो लैब है उस मशीन के ऊपर आके आप आईपी एड्रेस नहीं चेंज कर सकते, सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी पुश करी हुई रहती है। आप उस पे यूएसबी नहीं कनेक्ट कर सकते, यूएसबी कनेक्ट करके आप कोई डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। इस तरह की सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज होती है। उसी की जगह अगर आपके टीचर आए, वो अपने टीचर वाले नाम के यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें तो वो आईपी भी बदल सकते हैं और यूएसबी से डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह की सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज जो होती है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होती है एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी, इसको कॉमन लैंग्वेज एडी बोलते हैं, एडी, एक्टिव डायरेक्टरी। इससे ना कंपनी की सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज सारे कंप्यूटर्स के ऊपर पुश होती है। क्या होता है, पूरी कंपनी जो होती है उसको एक डोमेन के अंदर रजिस्टर कर दिया जाता है और सारी मशीन्स को इस डोमेन के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है। और वंस दे आर रजिस्टर्ड इनटू द डोमेन तभी वो नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। और एक बार जब वो डोमेन से कनेक्ट हुए तो जो सेंट्रल पॉलिसीज आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाई है वो आपकी मशीन्स के ऊपर पुश हो जाएंगी कि आप आईपी चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यूएसबी कनेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, हर 30 डेज में आपको पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा, फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। ऐसे आप मतलब आप डेस्कटॉप, जैसे कॉलेज वाले क्या करते हैं, डेस्कटॉप जो होता है उसके ऊपर कॉलेज का लोगो का फोटो लगा के रखना चाहते हैं। बट अगर आपने लॉक नहीं करा है कि आपके सिस्टम के ऊपर कौन क्या सर्विसेज यूज कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता, तो बच्चे आके आपका जो डेस्कटॉप का फोटो है उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के एडी के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज होती है जिसमें एडी के थ्रू आपने पॉलिसी अप्लाई कर दी कि आपके डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कोई नहीं चेंज कर सकता, तो बंदा लॉगिन भी कर लेगा सिस्टम पे, उसको आता भी होगा बैकग्राउंड चेंज करना, तो भी वो बैकग्राउंड चेंज नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ना कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे रूल्स लगाए हुए रहते हैं वाया द एडी। ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट। एक और सर्विस होती है, आप लोगों ने नोटिस करा होगा, DHCP, डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, DHCP। ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा है, DHCP। ये क्या करता है, जैसे ही नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, जैसे आपने पीसी ऑन किया, ये आपका पीसी है, ये केबल निकल के जा रही होती है, कहीं एक डिवाइस लगा हुआ रहता है डिवाइस जिसके ऊपर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, उनमें से एक पोर्ट के ऊपर आपके डिवाइस की केबल कनेक्ट हो जाती है। दूसरे बंदे का पीसी है, दूसरे बंदे के पीसी से एक केबल निकलती है, वो दूसरे पोर्ट के ऊपर कनेक्ट होती है। लेकिन आप लोग जैसे ही आपका सिस्टम ऑन करते हो, आप सभी के सिस्टम के ऊपर आईपी एड्रेस अपने आप आ जाता है, आप लोगों को असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों?
क्योंकि बैकग्राउंड पे एक सर्वर काम कर रहा है, जिस सर्वर के पास एबिलिटी है कि वो मशीन्स को ऑटोमेटिक आईपी डिस्ट्रीब्यूट करे। ये सर्वर होता है आपका DHCP सर्वर, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल सर्वर। ये सर्विस भी कौन प्रोवाइड करता है आपको? माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट्स में। कॉर्पोरेट्स में जो ये यूज होती है वो माइक्रोसॉफ्ट ने जो दी होती सर्विसेज वो यूज होती है। इसके बाद आप सब लोगों ने नाम सुना होगा DNS के बारे में, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। जब भी आप आपकी वेबसाइट की विंडो पे लिखते हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर की विंडो पे लिखते हो www.yahoo.com, तो इंटरनेट yahoo.com क्या होता है? इंटरनेट को कुछ नहीं पता। देखो मैं मेरी स्क्रीन पे आपको अभी एक ब्लैक विंडो दिखाऊंगी। इस ब्लैक विंडो में श्योर हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, चीफ गेस्ट ने ज्वाइन करा है, तो विल स्टॉप हियर, विद हिज परमिशन विल स्टार्ट अगेन। प्लीज मैम, प्लीज गो अहेड। Okay, ma'am. The chief guest of today's webinar is Professor Rakesh Kumar Katare, sir. Join us. Hello, sir. Welcome. Hello. हेलो, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. जी जी। Brief introduction. The chief guest of today's webinar is Professor Rakesh Kumar Katare, sir, from the Department of Computer Science, APS University, Riva. जी Since 1989, you have been continuously giving your services to various posts in higher education. You are expert visiting member of AICT New Delhi. Your research work under process on PDN architecture with Professor Mikhail Rakov of University of California, USA. Many students have completed PhD in your guidance, sir. You are the member of expert committee at Chhattisgarh Public Service Commission. You have served as the head and member of the Board of Studies, APS University and Hari Singh Gaur University, Sagar. Thank you, sir. You join us. I would like to invite, sir, this जी। few words. हेलो जी, आपकी आवाज कट रही है। जी जी। सर 2 शब्द जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए। अच्छा अच्छा, थैंक यू। आपने मुझे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं थोड़ा सा लेक्चर सुन रहा था, और ये सारा जितना भी अभी तक मैंने जो सुना है, इट इज़ एन ओवरव्यू ऑफ द टेक्नोलॉजी। और ओवरव्यू ऑफ टेक्नोलॉजी में बहुत डिटेलिंग नहीं होती है। ये ओवरव्यू में आपको ये समझाने के प्रयास किए जाते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है और उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। आज के ज़माने में कैरियर काउंसलिंग और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बनाने के लिए किए जाते हैं। एजुकेशन और ट्रेनिंग में अंतर यही होता है कि एजुकेशन इज गिवन टू द सोसाइटी so that they can learn how to live in the society. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं ये किसी पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के पहले कंप्यूटर्स के बारे में आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ शायद जितने लोग इन्वॉल्व हुए हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को नेटवर्क्स का आइडिया होगा। 3 दिन में हम नेटवर्क का आइडिया नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोई फंडामेंटल चीज़ बता पाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि आपको मैक्सिमम चीज़ वो दे सकें।
ट्रेनिंग प्रोग्राम में अभी जो चल रहा है वो एक एक लाइन एक्चुअली नोट करने लायक है कि वो कैसे कनेक्शंस होते हैं, कौन सा क्या डोमेन होता है, कैसे क्या काम करता है। हर लाइन को सुनने लायक है, क्योंकि वो हर लाइन एक चैप्टर बनेगा आगे चल के जब आप यूज करेंगे। तो यहाँ की ट्रेनिंग में पॉजिटिव एटीट्यूड की आवश्यकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये है कि आप इस ट्रेनिंग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें। अगर ये अटेंडेंस से एक्सेप्टेंस नहीं होता है, अटेंडेंस से ऑल एक्सेप्टेंस नहीं होता है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा और अपने ट्रेनर के ऊपर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ, शी इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट वन फॉर गिविंग यू द ट्रेनिंग। जब आप इस तरह की विश्वास रखेंगे तभी आप इस ट्रेनिंग का लाभ ले सकते हैं। और इस ट्रेनिंग में जो कुछ भी अभी तक मैंने सुना है, बताया गया है, उसमें हर लाइन इम्पोर्टेंट है, हर लाइन को सीखा जाना चाहिए, हर लाइन को समझना चाहिए। और वो समझ में तुरंत नहीं आएगी, तभी आएगी समझ में जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा और आप उस टेक्नोलॉजी के प्रति विश्वास, अपने प्रति विश्वास रखेंगे। और उस चीज को आप जब तक एग्जीक्यूट नहीं कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पेशेंस की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी सीखने के लिए पेशेंस बहुत आवश्यक होता है, और जब तक आप में पेशेंस नहीं होगा टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकते आप, क्योंकि वायर लगाने में भी आपसे मिस्टेक होगी। और वो जब तक वायर लगाना नहीं सीखेंगे आप, तो आप ट्रेनिंग का लाभ नहीं ले सकते हैं। एक वायर गलत लगाने से आपका सारा का सारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है। तो आपको पहले ये देखना होगा कि वायर लगाना कैसे है। आप हड़बड़ी में उसको वायर को लगा नहीं सकते हो। आपको ये देखना होगा कि वायर टेक्नोलॉजी क्या है, वायर किस तरह से कहाँ लगेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी है। वायर में ही आपको इतनी सारी टेक्नोलॉजी मिलेंगी। और इतनी, मैं पिछले 1986 से इन्वॉल्व हूँ। मैंने कार्ड पंच भी किया है, मैंने स्टैक बनाया है, मैंने ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से उस कार्ड को मैंने रीड करा करके टेप में, जो बड़े बड़े टेप हुआ करते थे, उसमें ट्रांसफर किया है। उसमें ट्रांसफर करने के बाद मैंने उस टेप ड्राइव से मैंने विंचेस्टर डिस्क, बड़ी डिस्क होती थी, उसमें ट्रांसफर किया है। और मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप में पेशेंस नहीं है तो टेप लगाने में भी आपको दिक्कत होगी। ये जो बात इतनी आसानी से बोर्ड पर कंप्यूटर बना के वायर कनेक्ट करके दिखाई जा रही है, इट इज नॉट सो सिंपल। ध्यान रखिए, ये जब आप एक्चुअल प्रैक्टिकल करेंगे तब आप जान पाएंगे। और इन चीजों में आपको एक मेंटर की आवश्यकता होती है। बिना मेंटर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब मेंटर होगा और मेंटर पे विश्वास होगा तभी कर पाएंगे आप। यदि आप ये सोचें कि मेंटर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो आपको ऐसा लगता है कि हाई फाई लग रहे हैं, तो वो दिमाग से निकाल दीजिए आप। क्योंकि जो व्यक्ति आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं उन्होंने बहुत लंबा समय गुजारा है उसमें, और बहुत सारी जगह जाकर के काम किया है। तो इतना सारा एक्सपीरियंस के बाद वो स्थिति बन पाती है कि आपको ट्रेनिंग दे सकें। मेरे सामने सारी सी की बुक्स तक अवेलेबल नहीं थी जब मैंने कंप्यूटर ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। और मैंने जब काम करना शुरू किया था तो सीपीएम ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, और वो माइक्रो कंप्यूटर पे सीपीएम ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग काम करते थे। और हमको किसी कॉलेज ने इनवाइट किया था, वहाँ मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जी को आना था, तो वेलकम प्रोग्राम लिखना था हमको। तो उस वेलकम प्रोग्राम को हमने जब लिखा स्क्रीन पर, उसको शो किया, तो हम इस बात के लिए घबराए हुए थे कि लाइट ना चली जाए, क्योंकि यूपीएस नहीं होते थे उस समय। तो लाइट ऑन तो आपका सिस्टम वर्क करता था। तो फॉर्चुनेटली वो लाइट नहीं गई। और जब वो आए तो उनको हमने कहा कि सब ये वाला बटन दबाइए, उन्होंने बटन दबाया तो वो जो वेलकम प्रोग्राम था वो ब्लिंक करने लगा।
वो उतने समय मतलब ये होगी 1985 86 की बात है, 1986 की बात। उसके बाद से बेसिक में प्रोग्रामिंग करना शुरू करी थी, बेसिक ही अवेलेबल था और फोर्ट्रान था। तो बेसिक और फोर्ट्रान, सी की एक भी बुक नहीं आई थी। पहली बुक जो सी की आई थी वो डेनिस रिची की बुक आई थी, और डेनिस रिची की बुक इतनी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई थी कि उसके जितने पन्ने थे, 300 200 पन्ने थे, 250 पन्ने, वो बाद में कन्वर्ट होकर के 1000 पन्नों की बुक्स बनी। और सी को जिस तरह से मार्केट में लेके आए थे, वो इट वाज रियली ए चैलेंज टू लर्न सी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और डेटाबेस को जो कंसेप्ट है, वो डेटाबेस का कंसेप्ट 1987 के किसी समय डेटाबेस डीबेस के नाम से आया, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बुक्स नहीं आती थी उसमें। जो हम कमांड्स यूज करते हैं उनकी बुक्स आया करती थी। तो डीबेस 1, डीबेस 2, डीबेस 3 की बुक्स होती थी, तो वो आप खोल करके और उसमें जैसा लिखा होता था उसको परफॉर्म करते थे। प्रोग्रामिंग बाद में ऐड हुई उसमें। तो डेटाबेस इसलिए आई क्योंकि कोबोल पे हम काम करते थे। कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज है कोबोल पे, और कोबोल पे काम करना अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव होता था, क्योंकि डेटा का एक्चुअल यूज यदि आपको सही में करना है और आप वो डिफिकल्टी जानना चाहते हो कि डेटाबेस क्यों आया, तो आपको कोबोल जरूर चलाना चाहिए। और कोबोल की जो फाइल हैंडलिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। कोबोल की है फाइल हैंडलिंग। कोबोल में जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो 5-5 हजार लाइन, 6-6 हजार लाइन के प्रोग्राम्स लिखते थे, और डेटा एक्चुअल मेमोरी में स्टोर कैसे करना है उसको पूरा का पूरा वो आपको टेक्नोलॉजी पूरी आपको समझ में आती थी कि आप कैसे स्टोर कर रहे हो, कैसे रिट्रीव कर रहे हो, कैसे रीनेमिंग कर रहे हो, कैसे रीडिफाइनिंग कर रहे हो, कैसे सॉर्टिंग, सर्चिंग, मर्जिंग, मैचिंग आप कैसे करते एग्जैक्टली आपको एक प्रोग्रामर के रूप में देखने वहां मिलती थी। डेटाबेस तभी आया जब फ्लैट फाइल सिस्टम्स जो थे, वो फ्लैट फाइल सिस्टम में एक भी डेटा को रिट्रीव करने के लिए हमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने पड़ते थे। तो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है उनने कहा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा, ये हम इसके आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तब जाकर के उन्होंने 4th जनरेशन लैंग्वेज डेटाबेस के रूप में उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करके और एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो डेटा स्ट्रक्चर, जैसे बी ट्री आप पढ़ते हो और दूसरे बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो, तो डेटा बेस जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करके ऐसे कमांड्स डेवलप किए गए। आपके पास यदि कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं है तो आप कोई भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास ऑपरेशंस नहीं है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस थे, तभी जाकर के हम उन ऑपरेशंस को अप्लाई करके और हमने मैथमेटिक्स को डेवलप किया है। इसी तरह से सेट थ्योरी में यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस और ये इतने सारे ऑपरेशंस हैं। इन ऑपरेशंस का उपयोग करके हमने रिलेशनल अलजेब्रा डेवलप करी। यदि मैथमेटिकल मॉडल नहीं होता तो हम रिलेशनल अलजेब्रा डेवलप नहीं कर सकते थे, और रिलेशनल अलजेब्रा डेवलप नहीं करते तो हमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस के जो कमांड्स हैं वो कहीं नहीं मिलते। तो कोई भी सॉफ्टवेयर तो आप जो है जब तक मैथमेटिकल मॉडल की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं तो आप जो है किस सॉफ्टवेयर सिस्टम को नहीं सीख सकते हैं। मुझे इस बात की है कि अभी तक मैंने जितना आपके जो ट्रेनर जितना भी आप है वो बहुत ही अच्छे से बताया है, और समझता हूँ कि 3 दिन में जो आप बताएं वो उनका ईमेल ले लीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिस करते समय जरूर उसको अप्लाई करते समय जो डिफिकल्टी आए उस डिफिकल्टी को डिस्कस करिए, और डिस्कस करके बताइए कि ये प्रॉब्लम है जिससे कि आप और मैं होप करता हूँ कि मनीषा, आप आप अपना माइक रेगुलरली सुबह से शाम तक सुने, है ना। और मुझे बोलने के लिए आपने इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
और थैंक यू वेरी मच। मुझे बोलने के लिए इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सो यू मच। सर, तीनों दिन आप रहिएगा सर, फाइन। जी 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 जी, तीनों दिन रहिएगा सर। हाँ मैं रहूंगा, बिल्कुल रहूंगा। मैंने आपको अभी जो बताया है वो बिल्कुल एकदम इनिशियल फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताया है, और भी यदि आपको जानना होगा तो इसके आगे मैं बता दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। सर। माइक्रोसॉफ्ट ने कैसे डेवलप किया, जो आप अभी माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट के पहले कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे, कैसे वर्क करते थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर में कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते थे, यदि आपकी जानने की इच्छा होगी तो मैं निश्चित रूप से कुछ देर आपको बताऊंगा मैं, बिल्कुल सर। है ना? हाँ, वंडरफुल, थैंक यू सर। वंडरफुल सर। थैंक यू। कंटिन्यू। जी, प्लीज कंटिन्यू योर लेक्चर। थैंक यू सो मच सर। आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक टॉकिंग टू सच अ पर्सन हु इज हैविंग सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द पास्ट लैंग्वेजेस, पास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आई वाज एंजॉयिंग ईच एंड एवरी वर्ड दैट यू वर, बिकॉज आपने काम जहाँ, मतलब जब आप बोले थे 1985 से आपने काम करा है। आई वॉज born in 1981, so I was just mesmerized listening to you about all these technologies. It's such a pleasure to have you on the board with us, sir. Thank you so much. जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Yes, sir. I'll share my ओके मैडम। screen now, sir. Yes, sir. तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम लोग जब भी किसी भी सिस्टम पे, जैसे हम हमारी वेबसाइट के ऊपर, सॉरी इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर आके लिखते हैं www.yahoo.com, तो असल में वो कोई इंग्लिश का लिखा हुआ सेंटेंस नहीं होता है, एक स्टेटमेंट होती है पिंग, PING पिंग। मैं थोड़ा सा स्क्रीन एनलार्ज कर रही हूँ। PING पिंग, पिंग क्या करता है कि आप जिस भी मशीन को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, उस मशीन तक कुछ एक्स नंबर ऑफ पैकेट्स को भेजता है और उन पैकेट्स का रिप्लाई रिसीव करता है। ठीक है, तो जब आप पिंग कमांड चलाते हैं, और मैं यहाँ लिखती हूँ पिंग www.yahoo.com, तो आप नोटिस करोगे कि ये इंग्लिश का सेंटेंस हमारे इंटरनेट के वर्ल्ड के लिए कोई मायने नहीं रखता। ये इंग्लिश का www.yahoo.com is getting converted to an IP address. See, 106.10.250.10. तो ये जो इंग्लिश का URL है, जो एक IP एड्रेस में कन्वर्ट हुआ, दिस पर्टिकुलर सर्विस जहां पे URL is being converted to an IP address और वाइस वर्सा, एक URL IP एड्रेस में कन्वर्ट हो रहा है या फिर IP एड्रेस का URL कन्वर्जन हो रहा है, so this is basically done by your DNS servers, domain name system सर्वर्स के थ्रू ये वाला जो काम है वो अचीव किया जाता है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट्स में जब कंपनीज अपने खुद के, जैसे आप जब भी लिखते हो ना www.amazon.in, शॉपिंग करने जाते हैं हम सब लोग, हम ये लिखते हैं, तो बेसिकली ये amazon.in जो है, ये वाला URL कोई DNS सर्वर बीच में आता है जो इस URL को IP में कन्वर्ट करता है, और तब जाके आपको वो डेटा नजर आता है, जो डेटा आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और उसके पीछे इट्स नॉट दैट सिंपल, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं जैसा सर बता रहे हैं। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आप किस किस फील्ड में जा सकते हो बिफोर स्टार्टिंग विद अवर मतलब जो एक्चुअल एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में आपको देने वाली हूँ। सो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के फील्ड में करियर कंटिन्यू करते हैं, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में आप जब भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली आपको किस किस चीज पे काम करना होता है। आप माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर काम करते हो, DNS के ऊपर काम करते हो, DHCP के ऊपर काम करते हो, फाइल सर्वर होता है जहां पे आप फाइल शेयरिंग कर सकते हो, WDS सर्वर्स होते हैं, आपके प्रिंट सर्वर्स होते हैं, ऐसी मल्टीपल फैसिलिटीज जो होती हैं, जो यूजर का काम आसान करने के लिए क्रिएट करी गई हैं,
वो सारी सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। प्रोडक्शन सर्विसेज लाइनेक्स के ऊपर होती है, यूजर सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर होती है। तो हर कंपनी में लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर की भी पोस्ट होती है और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भी पोस्ट होती है। तो ये दोनों पोजीशंस जो हैं इनके ऊपर आप काम कर सकते हो। अगर आप रेड हैट सीखते हो तो आप कंपनी के लिए लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का MCSE, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट करके एक कोर्स होता है, अगर आप वो कोर्स करते हो तो आप किसी भी कंपनी में सिस्टम एडमिन के लिए अप्लाई कर सकते हो ना। मूविंग फर्दर, आपका सर्वर बन गया। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू नेटवर्क, अगर आपको व्हेन यू आर कनेक्टेड टू नेटवर्क मतलब आपका जो सर्वर है उस सर्वर की अवेलेबिलिटी सारे यूजर्स को, सारे क्लाइंट्स को करवानी है। सो दैट इज अचीव्ड बाय वर्किंग ऑन द नेटवर्क। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल्स होती है। नेटवर्क एडमिन आपके पास एक प्रोफाइल होती है, नेटवर्क एडमिन। एक आपके पास प्रोफाइल होती है नॉक इंजीनियर, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर इंजीनियर। एक आपके पास प्रोफाइल होती है सॉक इंजीनियर, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर इंजीनियर। तो आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल्स होती हैं। अगर आप नेटवर्किंग के बारे में पढ़ाई करते हैं कि भाई आपके पास एक सर्वर है, वो सर्वर नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है, उस नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करना, इंटरनेट से हमारे यूजर्स कनेक्ट होते हैं जो एक्चुअली मेरा सर्वर जो है वो यूज करते हैं। तो जब ये एक्सेस इंटरनेट से हो रहा है तो बीच में मुझे फायरवॉल लगानी पड़ती है ताकि कोई अनऑथराइज्ड या हैकर काइंड ऑफ पर्सन अंदर आके मेरे सर्वर के ऑपरेशंस को हैम्पर ना कर सके, डॉस अटैक जैसी चीजें ना कर सके। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो इस तरह के काम को करने वाले बंदे को कहा जाता है, आप इन सारे काम के लिए आप नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हैं। अब उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में अगर आपको एंटर करना है तो द फर्स्ट लेवल कोर्स दैट वन हैज टू डू इज CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। आज हम इसी की ट्रेनिंग लेंगे। हम आगे चल के जो आप लोगों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने वाली हूँ वो इसी सब्जेक्ट के ऊपर देने जा रही हूँ, क्योंकि दिस is the base to enter in each and every profile. If we go to the PPT that we have, अगर आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में आगे जाना है या साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आगे जाना है, किसी भी डोमेन में अगर आपको आगे जाना है तो देयर आर फ्यू स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो स्टेप 1 जो है वो ये है कि आप सबसे पहला कोर्स जो आपको करना पड़ता है वो होता है CCNA। वाई? बिकॉज जब तक आपको नेटवर्क नहीं समझ में आएगा, आईपी एड्रेस कैसे काम करता है, आईपी एड्रेस कैसे देते हैं, किन चीजों को ध्यान में रख के आप अपनी मशीन को आईपी एड्रेस असाइन करते हो, जब तक आपको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी तब तक आप आगे क्लाउड कंप्यूटिंग हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सिस्टम एडमिन हो, नेटवर्क एडमिन हो, लाइनेक्स एडमिन हो, किसी भी प्रोफाइल के ऊपर काम करने के लिए आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री स्टेप दैट वन हैज टू टेक। इसको करने के बाद आप MCSE और लाइनेक्स दो में से सिलेक्ट कर सकते हो कि वेदर यू वांट टू बिकम एक्सपर्ट ऑफ दिस डोमेन और यू वांट टू बिकम ऑफ एक्सपर्ट ऑफ दिस डोमेन। आप चाहें तो दोनों डोमेन्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं, बट अगर आप ऑप्शनल रखने की बात सोचे तो आप दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हो। CCNA कंप्लीट करने में आपको 1.5 मंथ्स लगता है। लाइनेक्स का RHCSA और RHCE जो दो कोर्सेस मैंने आपको बताए थे, इसको कंप्लीट करने में आपको नियर अबाउट 3 मंथ्स लगते हैं। ठीक है, तो आपको स्टेप 1 को कंप्लीट करने में 4 से 4.5 महीने का टाइम जो है वो लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एबिलिटी। उसके बाद आप क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में आप एंटर कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS हो गया, अजोर हो गया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, रैकस्पेस हो गया, ओपन स्टैक, ओपन शिफ्ट, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जिसे करना चाहें आप किसी भी एक को सिलेक्ट करके यू कैन मूव अहेड।
आप AWS को आप पूरी तरह से सीख लीजिए, अजोर को सीख लीजिए, दोनों में से किसी एक को भी सीखेंगे तो आप किसी भी कंपनी में क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने CCNA और लाइनेक्स का कोर्स किए बिना क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन करा तो आपकी जॉब डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आपसे क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरव्यू लिया जाता है तो उस समय आपसे क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, साथ में आपको CCNA मतलब नेटवर्किंग का कितना नॉलेज है और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने का कितना नॉलेज है उसे भी असेस किया जाता है। तो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में जाना चाहते हो तो स्टेप 1, स्टेप 2 एंड देन स्टेप 3 और चाहो तो स्टेप 4। You can skip this particular, but if you do it, it will give you an added advantage. So these are 4 mandatory steps that one has to follow क्लाउड के फील्ड में जाने के लिए। साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी जाने के लिए देखो स्टेप 1 जो है वो आपका बेस बनाना है। बेस किससे बनेगा? CCNA और माइक्रोसॉफ्ट एंड लिनक्स, क्योंकि ये 3 चीजें ही देखो मैंने आपको पीछे भी बताया। कॉर्पोरेट में क्या हो रहा है? सर्वर बन रहा है। सर्वर या तो प्रोडक्शन सर्वर होगा या यूजर सर्वर होगा। प्रोडक्शन सर्वर होगा तो लाइनेक्स, यूजर सर्वर होगा तो माइक्रोसॉफ्ट। ये कहाँ कनेक्ट होगा? नेटवर्क में कनेक्ट होगा और उसके बाद ही सारी कहानी चालू होगी। ठीक है, तो आपको MCSC, लिनक्स और CCNA ये 3 चीजों को पढ़ के अपना बेस बनाना जरूरी है। सूर्यदीप आपने क्वेश्चन चैट विंडो पे भी लिखा है, मैं आपका वो क्वेश्चन भी ले लेती हूँ एंड देन इफ यू वांट यू कैन आस्क द फर्दर क्वेश्चन आल्सो। तो सूर्यदीप ने चैट विंडो पे जो क्वेश्चन लिखा था, लेट मी जस्ट ब्राउज इट टू, जस्ट अ मिनट। सूर्यदीप ने लिखा था लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पूरी वर्किंग कमांड बेस्ड होती है। यस, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कहिए कि 60% ऑपरेशन कमांड बेस्ड होता है और बाकी 40% ऑपरेशंस जो होते हैं आप चाहो तो उसे GUI पे कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन बट मैम पूरी नहीं होती ना कमांड्स बेस? नहीं, पूरा कमांड बेस आप चाहो तो उसे जब इनिशियल आप इंस्टॉल करते हो ना तो पूरा 100% CLI होता है। बाद में आप चाहो तो उसके ऊपर GUI एनेबल करके अपना टास्क थोड़ा इजी कर सकते हो। बट इनिशियली जो लिनक्स बना है उसकी कोर स्ट्रेंथ यही है कि वो लाइनेक्स कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है रादर देन बीइंग अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वही उसकी स्ट्रेंथ है। पर अभी उसे ईज ऑफ यूज के लिए उसमें कुछ कुछ चीजों को, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में जो चीजें चलती हैं, हमारा आउटलुक होता है एंड देन यू कैन से हमारा ऑफिस होता है, उन सब चीजों को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसमें कुछ चीजों को GUI पे कन्वर्ट किया गया है। ठीक है सूर्यदेव? थैंक यू मैम। ओके, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। ठीक है, अब अगर आप जैसे इथिकल हैकिंग का जो कोर्स होता है, साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स होता है, लोग बोलते हैं हमें साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है। साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट, आप साइबर सिक्योरिटी में एक्चुअली करते क्या हो? साइबर मतलब क्या होता है? साइबर मतलब इंटरनेट। इंटरनेट से अपनी कंपनी के नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी कंपनी का नेटवर्क क्या काम करता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है जिन्हें आपको सिक्योर करना है, तब तक आप उसे सिक्योर कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसकी क्या कमजोरी है। जब तक आपको उस कमजोरी का नहीं पता होगा आप उस कमजोरी को सुरक्षित कैसे करोगे? नेटवर्क कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट करता है, कहां से किस तरह की कमजोरी जनरेट हो सकती है जिसे हैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है, अगर आपको नेटवर्क पता नहीं होगा तो आप उसे नेटवर्क को सिक्योर कैसे करोगे? तो साइबर सिक्योरिटी कोई एक कोर्स नहीं होता है। साइबर सिक्योरिटी जब आप करने की कोशिश करते हैं, साइबर मतलब इंटरनेट, इंटरनेट से अपनी दुनिया को मतलब अपने कंपनी के नेटवर्क को सिक्योर करना कहलाता है साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो जब आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके पहले आपको अपना बेस बनाना पड़ता है और उस बेस में आपको नेटवर्क कैसे काम करता है,
माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर कैसे काम करते हैं और लाइनेक्स के सर्वर कैसे काम करते हैं, इसे सीखना पड़ता है। क्यों? देखो, अगर आपको घर को सुरक्षित करना है तो घर में कहाँ कहाँ खिड़की है, कहाँ दरवाजे हैं, कहाँ रोशनदान है, कहाँ का खिड़की कमजोर है, किधर जाली नहीं लगी हुई है, चोर अंदर घुस सकता है, ये सब चीजें जब तक आपको पता नहीं होंगी तब तक आप घर को सिक्योर कैसे करोगे? तो पहले आपको घर को स्टडी करना पड़ता है ना। तो ये CCNA, MCSE और लाइनेक्स की स्टडी जो होती है ना, वो साइबर सिक्योरिटी की स्टडी के पहले आपको करनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बन सके, जिसे बेसिक से पता है कि चीजें किस तरह से काम करती हैं। देन यू कैन बी, आप जो बोलते हैं ना कि किस फील्ड में पैसा है, सारे बच्चों का मेरे से क्वेश्चन यही रहता है कि मैडम सैलरी किस में ज्यादा अच्छी मिलती है। सैलरी हर फील्ड में आपको अच्छी मिलती है। आप लाइनेक्स एडमिन हो, आप सिस्टम एडमिन हो, आप क्लाउड स्पेशलिस्ट हो, आप साइबर सिक्योरिटी में हो, हर फील्ड में पैसा है। बट किसके लिए है? जो उस फील्ड में अच्छा परफॉर्म करता है उसके लिए। अब अच्छा परफॉर्म करने के लिए शॉर्टकट्स नहीं अपनाए जा सकते हैं। शॉर्टकट्स के थ्रू आप कभी भी बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकते। आप पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड देन यू मूव अप। तो दिस इज नोन एज क्रिएटिंग योर बेस। इथिकल हैकिंग का मतलब क्या होता है? आई एम गेटिंग वन क्वेश्चन ओवर हियर कि इथिकल हैकिंग में क्या किया जाता है। ठीक है, इथिकल हैकिंग में बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपको एक कंपनी हायर करेगी, ये कंपनी का नेटवर्क है, ठीक है, आपको एक कंपनी हायर करेगी और आपको नेटवर्क के बाहर बिठा देगी एक सिस्टम लेके, कि अब आप यहाँ इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो और मेरे नेटवर्क में पेनिट्रेट करके ये मेरा एक क्रिटिकल सर्वर है, इस सर्वर को आप हैक करके दिखाओ मुझे। आप यहाँ बाहर बैठ के भी इथिकल हैकर, आपको कंपनी ने अप्रूवल दिया है तो आपको जितनी टेक्निक्स आती हैं उन टेक्निक्स से यहाँ से अंदर घुसने की कोशिश करोगे। और अगर इनकेस आप अंदर घुस गए तो आप यहाँ पे क्या करते हो? आप यहाँ पे एक फ्लैग मार्क कर देते हो कि मैं आपके सर्वर तक आ गया था। फिर आप कंपनी को बताते हो कि सर मैं ये रास्ता लेके अंदर घुसा, तो आप इस रास्ते को बंद कर दो ताकि दूसरा कोई बंदा इस रास्ते से कंपनी के अंदर घुस के नुकसान ना पहुंचा सके। दिस इज द टास्क ऑफ इथिकल हैकर। इथिकल हैकर्स आर द हैकर्स हु परफॉर्म हैकिंग विद द परमिशन ऑफ द कस्टमर। वो कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, कौन कौन से रास्ते खुले हैं जहां से अंदर आया जा सकता है, उन रास्तों को आइडेंटिफाई करके उन्हें बंद करने का काम करते हैं। दैट इज नोन एज अ इथिकल हैकर प्रोफाइल। ये काम कंपनी के बाहर नहीं, कभी कभी कंपनी के अंदर भी आपको बिठा देती है कंपनी कि तुम हमारे नेटवर्क में एज अ यूजर बन के कनेक्ट हो जाओ और फिर देखो तुम कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचा सकते हो। बताएगा, वो क्या करेगा? नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ फ्लैग लगा के आएगा कि सर देखो मैं यहाँ बैठा था, मुझे इस सर्वर को एक्सेस करने की परमिशन नहीं थी, फिर भी मैं सर्वर तक पहुंच गया। कैसे पहुंचा? कंपनी वाला पूछेगा कैसे पहुंचा, तो कहेगा कि मैंने आपकी ये वाली वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया और मैं उससे पहुंच गया। तो हम उस वनरेबिलिटी को पैच करेंगे ताकि कोई नॉन एथिकल पर्सन आके हमारे कंपनी के नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस करके हमारी कंपनी का डेटा चुरा के ना ले जा सके। दैट इज द टास्क ऑफ अ एथिकल हैकर। और आज की डेट में मतलब मैं जिस तरह से बता रही हूँ उसी तरह से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इतनी डिमांड होगी, बिकॉज डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एट प्रेजेंट। हमारी कंपनी में, अंकित मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, हमारी कंपनी में आज जो अगर हम हमारे फॉर्च्यून टॉप 10 फॉर्च्यून कंपनीज देखें जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रही हैं, उसमें मेजोरिटी ऑफ कंपनीज जो हैं वो डेटा कंपनीज है, जो डेटा को मैनेज करती है वो कंपनीज है टॉप 10 कंपनीज में। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में डेटा की सबसे ज्यादा कीमत है। मतलब आप सामान बेच लो, आप कुछ भी कर लो, आप इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना आप डेटा सिक्योर या डेटा सेल करने से या डेटा प्रोक्योर करने से आप पैसा कमा सकते हो। तो डेटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो आज की डेट में आपके इथिकल हैकिंग की प्रोफाइल बहुत बूम कर रही है, सॉक इंजीनियर्स की प्रोफाइल बहुत बूम कर रही है, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की प्रोफाइल बूम कर रही है। Then you have a good demand in the market for cloud engineers because every company is trying to move to cloud, क्योंकि
ऑन प्रेमाइज डेटा मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, सिक्योरिटी के लिए बहुत खर्चे लगते हैं। तो कंपनीज चीजों को क्लाउड पे मूव कर रही है ताकि किसी और के माथे पे वो अपने डेटा की सिक्योरिटी कर सके, बस वो उसे किराया देते जाए। तो ये चीजें काफी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं। पहले जहाँ पे आपके बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे, बड़ा बड़ा नेटवर्क होता था, आजकल कंपनी क्लाउड पे मूव करके अपना बर्डन कम कर रही है। तो ये सब फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हो, बहुत सारे फील्ड्स अवेलेबल। प्रोग्रामिंग नहीं आती ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईटी में नहीं घुस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने आधी प्रोफाइल्स जो है वो आपको नहीं समझ में आई, बाकी अभी मैंने जितनी प्रोफाइल्स आपसे डिस्कस करी है ना, इसके ऊपर भी बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं जो कि आपकी अवेलेबल रहती हैं। मतलब ये तो क्या है कि जो बेसिक बेसिक प्रोफाइल है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जहां घुस सकता है, बाद में कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अंदर गया उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी दुनिया है जहां पे मैं अपना पैकेज बहुत इजीली 1 लाख पर मंथ से भी ज्यादा लेके जा सकता हूँ। बस मुझे ये चीजें मैं अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है और फिर देन आई विल switch my profile. You will understand this. This is a vast domain and very important domain. कोई भी कंपनी बिना सिक्योरिटी के सरवाइव नहीं कर सकती, बिना नेटवर्क के सरवाइव नहीं कर सकती, बिना सर्वर के सरवाइव नहीं कर सकती है। मतलब आपको ये चीजें जो है, और इसमें आपको लॉजिक बनाना, लूप्स बनाना, प्रोग्रामिंग लिखना, ऐसा कुछ नहीं लिखना रहता है। आपके पास बस क्या रहता है, आपको कुछ कमांड्स होती हैं, वो कमांड्स आपको पता होनी चाहिए, और कौन सी कमांड कब चलानी है और उससे क्या होगा इसका नॉलेज आपको रखना रहता है, एंड देन यू आर गुड टू गो। दिस इज द ब्यूटी। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपको लॉजिक नहीं क्रिएट हो रहा तो आप आईटी फील्ड में नहीं जा सकते। दिस इज द फील्ड, दिस इज अ ह्यूज फील्ड। आई वॉज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैं वीबी और एमएस एक्सेस और क्रिस्टल आईटी रिपोर्ट्स के थ्रू हम सॉफ्टवेयर बनाते थे, मैं मार्केट में सेल भी करती थी। देन आई एक्सप्लोर्ड दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड आई रियलाइज्ड कि वाओ यार, दिस इज ऑल्सो सो चैलेंजिंग, दिस इज ऑल्सो सो एक्साइटिंग। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं क्रिएट करना है, मुझे सिर्फ कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, एंड देन आई कैन मेक माई कैरियर इन दिस। तो आई शिफ्ट माई डोमेन फ्रॉम द प्रोग्रामिंग टू दिस पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, तो ये आपके जो है कुछ ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे। आप लेक्चर को वापस देखिएगा कि सिस्टम एडमिन, नेटवर्क एडमिन, सॉक इंजीनियर, नॉक इंजीनियर, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर, इन सारी प्रोफाइल्स को आप दिमाग में रख के अपनी कैरियर बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप 1 साल में ये सारे कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो, और जब तक आप प्लेसमेंट में बैठोगे तब तक आप एक, मतलब कहते हैं ना कि चेरी ऑन द केक हो जाओगे, कि कंपनी आपको उठाने के लिए इच्छुक रहेगी कि हाँ ये बंदा अच्छा है, मैं इसको फटाफट ट्रेन करके काम में लगा सकता हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लगता इन प्रोफेशनल कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप 3rd ईयर से अपने आप को प्रिपेयर करने लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप 4th ईयर में हो और प्रिपेयर करने का सोचते हो तो भी बहुत देर नहीं हुई है। आप अपने आप को यहाँ पे मेक कर सकते हो, और जहां आपका कैरियर ऐसा स्लो स्टार्ट लेने पा रहा था उसकी बजाय यू कैन हैव अ स्टीप स्टार्ट इन योर कैरियर। दैट इज द बेनिफिट ओवर हियर। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन। अभी हमने बातें बहुत कर ली, अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स दिखाती हूँ कि आप इस फील्ड में किस तरह से जो है वो आगे काम कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी एंड अप माय पीपीटी ओवर हियर। आपके पास एक टूल होता है इसको पैकेट ट्रेसर, ये फ्री टूल होता है। ओके, दिस इज अ फ्री टूल। इस टूल के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता। आप क्या करते हैं, सिर्फ आप सिस्को की वेबसाइट पे जाइए। सिस्को एक, जैसे आप मोबाइल खरीदते हो तो आपके दिमाग में क्या नाम आता है, सैमसंग। अभी तो ओप्पो, वीवो नाम नहीं लेना है, चाइनीज ब्रांड्स हैं ये सारे, है ना। तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है, जिस ब्रांड के ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, वो है सैमसंग ब्रांड है हमारा, जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। टीवी, और इसमें हम बोलते हैं तो एलजी हो गया, टाटा के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो हो गए। ऐसी जब आप नेटवर्किंग की बात करते हो ना, तो नेटवर्किंग में जो ब्रांड सबसे ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड माना जाता है, वो ब्रांड है आपका सिस्को का ब्रांड। नेटवर्किंग हार्डवेयर कंपनी, देखो कंपनी का डिस्क्रिप्शन ही क्या लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी का डिस्क्रिप्शन गूगल पे क्या आता है, नेटवर्किंग हार्डवेयर कंपनी। यूएस में इसका ऑफिस है, एंड दिस इज द कंपनी जो कि पूरे वर्ल्ड का
50% नेटवर्क शेयर लेके बैठी हुई है। मतलब कंपनीज में इंडिया की गवर्नमेंट जो है उसका ऑलमोस्ट पूरा गवर्नमेंट सिस्को के नेटवर्क के ऊपर बना है। ठीक, प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हैं तो कॉर्पोरेट्स में आप निकल के चलिए तो कॉर्पोरेट में मोर देन 70% नेटवर्क हार्डवेयर जो होता है वो सिस्को का होता है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि आप नेटवर्किंग सीखो तो हम आपको बोलते हैं कि आप CCNA का कोर्स कर लो। CCNA का कोर्स क्यों कर लो? क्योंकि CCNA इज व्हाट? CCNA इज सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। मतलब कि आप सिस्को के पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्किंग कैसे काम करती है वो सिखाया जाएगा। अब क्योंकि सिस्को का ही इम्प्लीमेंटेशन मार्केट में सबसे ज्यादा है तो बेटर लर्न दैट ओनली, है ना। दैट्स सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का कोर्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप क्या करें, अगर आपको पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करना है तो आप सबसे पहले सिस्को की वेबसाइट पे जाइए। सिस्को की वेबसाइट पे आपको यहाँ देखिए लेफ्ट राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे एक आइकन दिख रहा है। इस आइकन पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो सिस्को की साइट के ऊपर। ओके, यू हैव टू क्रिएट दिस अकाउंट ओवर हियर। यहाँ पे जो यूजर नेम और पासवर्ड जैसे फेसबुक वगैरह पे अपन अकाउंट बनाते हैं सेम बनाना है। कोई बहुत बड़ा कोई डिफरेंट तरीका नहीं है इसको अकाउंट को क्रिएट करने का। सेम तरीके से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिए एंड देन यू विल बी एबल टू क्रिएट अ अकाउंट ऑफ सिस्को ओवर हियर। यहाँ पे आप आपकी पूरी डिटेल डाल दीजिए, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, रीजन, ये सारा डाल के पासवर्ड क्रिएट करके आप अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर दीजिए। जिस ईमेल एड्रेस को आपने यहाँ पे यूज करा होगा उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन मेल आएगी, आप उस मेल से अपना अकाउंट वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद सिस्को की नेटवर्क एकेडमी है, एक नेट एकेडमी सिस्को की, सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी। आज आप इस वाली वेबसाइट पे जाइए और इस वेबसाइट पे आप वापस से यहाँ पे देखो लॉगिन लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करें। ठीक है, वंस यू क्लिक ऑन लॉगिन तो आपको यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालने की ऑप्शन इधर पे आएगी। ठीक है, लेट मी गेट द स्क्रीन। ठीक है, तो ये देखो ये वही स्क्रीन है, देखो सिस्को की स्क्रीन है। तो आपने जो सिस्को की वेबसाइट पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला था ना वो ही यहाँ पे सेम डाल के आप लॉगिन कर लीजिए। जैसे मैं अभी यहाँ पे लॉगिन कर रही हूँ तो मेरा नेटवर्क एकेडमी का जो यूजर नेम पासवर्ड है उनमें अपनी नेटवर्क एकेडमी की वेबसाइट के ऊपर देखो ग्लोबल नेट एकेड, मैं यहाँ पे कनेक्ट हो गई। ठीक, विपिन आपको सिर्फ आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक किसको आ रही है आवाज? आप लोगों को सबको आवाज आ रही है ना? काइंडली शेयर इट ऑन द चैट विंडो। सर आप लोग को आवाज आ रही है मेरी ठीक से? यस, एवरीबडी इज सेइंग यस, तो आप थोड़ा नेट चेक कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो वंस यू लॉग इन आप यहाँ पे एकदम लास्ट में जाइएगा पेज के, ये देखो पैकेट ट्रेसर दिख रहा है? इस पे क्लिक कर दीजिए। जब आप पैकेट ट्रेसर पे करोगे ना तो आप सिस्को पैकेट ट्रेसर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एनी चार्ज। अपन सबके 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यहाँ से आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर लीजिए और उसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दो तो आपको इस तरह का एक विंडो जो है वो मिल जाएगा। अब आप यहाँ से पूरा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप यहाँ से पूरा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो अब ये देखो यहाँ पे बॉटम पे अगर आप लोग देख रहे हैं, इधर पे आपको डिवाइसेस दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे कर्सर को ट्रैक करो। यहाँ देखो हम फर्स्ट ऑप्शन पे माउस रखते हैं तो दिखता है नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग वर्ल्ड में एक चीज होती है राउटर और एक होता है स्विच। आपने स्विच मतलब देखो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके इधर पे रख रही हूँ, ये आप स्विच देख रहे हैं। स्विच में मैं 2960 स्विच को ड्रैग करके यहाँ रख रही हूँ और मैं इसे इधर क्लिक करती हूँ। आपने आपके कॉलेज में ऐसा डिवाइस देखा होगा, देखो इस तरह का, जहां पे आप केबल्स कनेक्ट करते हो। आपका जो लैब रूम होता है
लैब रूम में से आपके पीसी से जो केबल जाती है वो इन वाले पोर्ट्स के ऊपर जाके कनेक्ट होती है। कॉपर केबल हम लोग कनेक्ट करते हैं जो इन वाले पोर्ट्स के ऊपर जाके कनेक्ट होती है। तो हम देखो यहाँ पे ये स्विच जो है ये वो सेम स्विच है जो हमें हमारे कॉलेज की लैब में दिखाई देता है। हम इसके ऊपर काम करना सीख सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं? देखो यहाँ सेकेंड डिवाइस यूजर डिवाइसेस, तो मैं पीसी को ड्रैग करके ड्रॉप कर लेती हूँ, 2 पीसी रख लेती हूँ, 2 लैपटॉप रख लेती हूँ, क्लिक ड्रैग ड्रॉप, क्लिक ड्रैग ड्रॉप, इतना सिंपल है। सर्वर रख लेती हूँ, क्लिक ड्रैग ड्रॉप। ठीक है, आप इतनी आसानी से यहाँ पे मशीन्स जो है वो रख सकते हैं। इसके बाद इस स्विच से, ये वाला इसको हम स्विच बोलते हैं। ठीक है, इस स्विच से मुझे इन सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो मुझे केबल्स लगेंगी, जैसे अपन कॉलेज में भी केबल कनेक्ट करते हैं ना, तो देखो ये रही केबल का, पैकेट ट्रेसर में केबल कनेक्शन है। अब ये केबल में इतनी सारी तरह की चीजें होती है, आज मैं आपको सारी तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन स्विच से पीसी को कनेक्ट करने के लिए आपकी जो कॉपर केबल यूज होती है वो होती है स्ट्रेट थ्रू। देखो बॉटम पे नाम लिखा हुआ आ रहा है उसका, सबसे नीचे देखो टास्क बार के ऊपर कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। और मैं यहाँ पे रख रही हूँ, देखो ये इधर, ये वाली मैं क्लिक करके सिलेक्ट करूंगी ये वाली केबल। कीबोर्ड पे कंट्रोल की बटन दबा के आप ये केबल सिलेक्ट करें और स्विच के ऊपर देखो मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे देखो पोर्ट्स दिखा रहा है, 24 पोर्ट है जिसके ऊपर मैं मेरे पीसी कनेक्ट कर सकती हूँ। जैसे आपके रियल में होते हैं ना, जहाँ कॉलेज वगैरह में आपको जो पीसी स्विच दिखते हैं, मैंने पोर्ट नंबर 1 से इस वाले पीसी को कनेक्ट कर दिया, पोर्ट नंबर 2 से इस वाले पीसी को कनेक्ट कर दिया, पोर्ट नंबर 3 से इस वाले पीसी को कनेक्ट कर दिया। मैं सिर्फ क्लिक कर रही हूँ, मैंने स्विच पे क्लिक किया, पोर्ट पे कौन से पोर्ट से कनेक्ट करना है आप जिस मर्जी पोर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने बोला मुझे पोर्ट नंबर 8 से करना है, पोर्ट नंबर 8 पे केबल लगाई और वही केबल लाके हमारे लैपटॉप के जो इथरनेट पोर्ट होता है ना उसके ऊपर लगा दी। स्विच पे लगाई, पोर्ट नंबर 4 इथरनेट पोर्ट पे लगा दी, पोर्ट नंबर 5 इथरनेट पोर्ट पे लगा दी। ऐसे आप मल्टीपल पोर्ट्स के ऊपर आप अपनी केबल्स जो है वो लगा सकते हो। एक बार जब आपने केबल्स कनेक्ट कर दी, देखो थोड़ी देर में ये थोड़ी देर में ग्रीन हो रही है, पहले पहले ये कैसी थी, ऑरेंज केबल्स, जब ये ग्रीन हो गई मतलब ये कनेक्ट हो गई। अब मैं एस्केप, कीबोर्ड पे से एस्केप की बटन दबाऊंगी या फिर मैं मेरी केबल्स के ऊपर वापस क्लिक करूंगी तो मेरा कर्सर देखो नॉर्मल हो गया। अब मैं इन डिवाइसेस को नेटवर्क में कनेक्टिविटी दूंगी। कैसे कनेक्टिविटी दूंगी? मैं इन सबको एक आईपी दूंगी। ठीक है, हम कुछ भी आईपी दे सकते हैं, जैसे आपके कॉलेज में भी आप लोग पीसी को आईपी देते होगे ना, ऐसा कुछ 192.168.10.10, 192.168.10.11, आप इस तरह से आईपी देते हो आपके कॉलेज में भी। कभी 192 होता है, कभी ऐसा भी होता है 172.16. यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है 192.168. सर बोलते तुम 10.10 दे दो। वेरी गुड, देखो एक बच्चे ने लिख के बताया मुझे कि आप किस तरह के आईपी देते हो। 192.168.1.202, हाँ बिल्कुल सही है। हम इस तरह का एक आईपी जो है वो सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे 4 हिस्सों में होता है आपका आईपी। आपका जो आईपी एड्रेस होता है ना, ऐसे 4 हिस्सों में लिखा हुआ रहता है। इसको फर्स्ट पोर्शन, फिर ये डॉट के बाद सेकंड, फिर डॉट के बाद थर्ड, फिर डॉट के बाद फोर्थ, ऐसे 4 हिस्सों में बटा हुआ होता है आपका ये आईपी एड्रेस। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट। ठीक है, तो आप इस तरह से सिस्टम्स को आईपी देते हैं। जैसे आपके कॉलेज में आपने बताया कि आप देते हो 192.168.1. कुछ देते हो आप, तो हम यही ले लेते हैं। चलो 192.168.1. हम एक पीसी को 1.10 देंगे, दूसरे पीसी को 192.168.1.11 देंगे, तीसरे को 192.168.1.12 देंगे। ऐसे करके मैं सारे पीसी को आईपी दे दूंगी। ठीक है, तो जैसे हम लोग रियल वर्ल्ड में पीसीस पे आईपी देते हैं, सेम हम पैकेट ट्रेसर में हमारे पीसीस को आईपी देके हम लोग हमारे
पूरा नेटवर्क को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से नेटवर्क की कनेक्टिविटी अचीव की जाती है। अब जैसे देखो मैं इस वाले पीसी को आईपी देना चाहती हूँ, कैसे देंगे? पीसी के ऊपर क्लिक करो, देखो आपके पास विंडो आ गई। जैसे पीसी में बटन होती है ना, देखो ऑन ऑफ की, सेम यहाँ पे भी बटन है, पूरा आपको सिमुलेट करके दिया जाता है। नेटवर्क का पोर्ट है, ऑन ऑफ करने की बटन है, देखो मैंने ऑफ कर दिया, येलो लाइट निकल गई, ऑफ कर दिया, येलो लाइट पे क्लिक किया तो ये देखो ऑन हो गया पीसी। सॉरी, इसका आईपी सेट करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे। यस शिवानी, बिल्कुल करेक्ट है सभी। ये जो है हम ये देखो यहाँ पे जाएंगे डेस्कटॉप, यहाँ आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, मुझे आईपी कॉन्फ़िगर करना है ना, मैं यहाँ पे आईपी एंटर कर देती हूँ। सी 192.168.1. हमने क्या डिसाइड किया कि हम 10 देंगे। और आप टैब की बटन दबाओ, टैब की बटन दबाते आप यहाँ पे देखो एक नंबर अपने आप लिखा हुआ आ गया। ये जो नंबर होता है ना, इस नंबर को कहा जाता है सबनेट मास्क। इस नंबर को कहते हैं सबनेट मास्क। ये सबनेट मास्क क्या बताता है कि अगर आपके पास दो पीसी हैं, एक पीसी का आईपी ये है, मान लीजिए मैं इस वाले पीसी को ये आईपी दे के आई ना अभी, तो हमने बोल दिया इस पीसी का आईपी ये है, और आपके पास दूसरे पीसी का आईपी आप ये सेट कर दोगे, क्या 192.168.1.11। अब अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला पीसी और ये वाला पीसी सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं कि नहीं, तो आप ये चार टुकड़े लिखे हुए ना, 1 2 3 4, इनमें से कितने टुकड़े कंपेयर करोगे? तो अगर आपने यहाँ पे 3 बार 255 255 255 लिखा है, तो आप आगे की 3 नंबर्स को कंपेयर करोगे। 190, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 192 होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो आप पहला टुकड़ा कंपेयर करोगे, देखो सेम 192 192, दूसरा 168 168, तीसरा 1 1, तीनों सेम है। इसका मतलब ये पीसी और ये पीसी सेम नेटवर्क को बिलोंग करता है। तो सबनेट मास्क आपका बताता है कि आपको कितनी ऑक्टेट्स को कंपेयर करना है, कितने हिस्सों को कंपेयर करना है। कभी कभी आपका सबनेट मास्क ऐसा भी होता है 0 डॉट्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपको आगे के दो ही हिस्सों को कंपेयर करना है आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके पीसी सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं कि नहीं। ये आपको बताता है कि कितने हिस्सों को कंपेयर करना है। तो वैसे हमें एंटर तो करना नहीं है, हम सिर्फ आईपी देंगे। क्लिक किया, डेस्कटॉप, आईपी पे जाके यहाँ लिख दो 192.168.1.11, टैब दबाया, सबनेट मास्क अपने आप आ गया। ध्यान रहे कि अगर 255.255.0 है तो सब पीसी के आगे के 3 नंबर बिल्कुल सेम रहने देना। अगर 3 बार 255 है तो 3 नंबर सेम, 2 बार 255 है तो 2 नंबर सेम, ठीक है। अब जैसे हमने 3 बार ले रहे हैं तो हम 3 नंबर सेम रख रहे हैं सब में। आईपी अगला क्या कर रही हूँ 192.168.1.12, यहाँ तक देखो सब में सेम रख रही हूँ नंबर। खाली क्या कर रही हूँ, कहाँ चेंज कर रही हूँ, इधर पे चेंज करती जा रही हूँ। तो हमने इस वाले पीसी को क्या दे दिया, थर्ड वाले पीसी को हमने क्या आईपी दे दिया 1.12। सिमिलरली फोर्थ वाले पीसी को क्या दे देंगे 1.13 दे देंगे। इस वाले फोर्थ वाले पीसी को हम लोग क्या दे देंगे 1.15 दे देंगे। जाते हैं सिस्टम के ऊपर, इस वाले पे गए, स्टॉप, आईपी पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने आईपी लिख दिया 13, टैब दबाया, सबनेट मास्क अपने आप आ गया। बंद कर दो, क्लिक, डेस्कटॉप पे क्लिक, आईपी पे क्लिक, आईपी देख दो 15, टैब दबा दिया, 15 ही देना है ना, हाँ 15, टैब दबा दिया, बंद कर दो, हो गया आईपी। इस पे डेस्कटॉप, आईपी 16 दे देते हैं इसको, टैब दबा दो, काम खत्म। रियल वर्ल्ड में भी आपका ऐसे ही अपने आप ही आता है। हाँ, आईपी के बाद जब आप आईपी डालते हैं ना, सबनेट मास्क अपने आप आता है। आप लोग लिखते होगे तो आपने नोटिस करा होगा, आपको वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप सबनेट मास्क आता है। गलत आया है जो आपके सर ने बताया है तो फिर आप उसे सही कर सकते हो, बाकी सबनेट मास्क अपने आप आ जाता है।
अब आप देखो कर्सर को ले जाके थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कराओगे ना तो आपको इसका आईपी दिखाता है। देखो 192.168.1.16, 192.168, इसका क्या है 1.13, इसका क्या है 1.15, इसका 1.12। मैंने देखो 1.14 को मिस कर दिया है, मिस किया है, मैंने जानबूझ के मिस किया है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम देखो यहाँ से इस पीसी से, मैंने आपको थोड़ी देर पहले मेरे रियल पीसी से पिंग करके दिखाया था ना, अब मैं यहाँ से भी आपको पिंग करके दिखाऊंगी। ठीक है, मैं क्या करूंगी, इस पीसी से इस वाले पीसी को पिंग करूंगी। कैसे करेंगे पिंग, क्लिक करो पीसी के ऊपर, कमांड प्रॉम्प्ट, हमने यहाँ पे भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करी थी ना रियल पीसी में, यहाँ पे भी मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रही हूँ, देखो वर्चुअल वर्ल्ड में, और मैं यहाँ लिखूंगी पिंग। किसे पिंग करना चाहती हूँ, मैंने बोला 192.168.1.16 को पिंग करना है, PING पिंग स्पेस 192.168.1.16। एंटर प्रेस करो, ये देखो आपको रिप्लाई आ रहा है, मतलब वो पीसी आपको रिप्लाई भेज रहा है। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाती भी हूँ, एक होता है यहाँ पे सिमुलेशन मोड, मैं यहाँ से आपको पैकेट जनरेट करूंगी, देखो पैकेट आपको पूरा ट्रैवल होते हुए नजर आएगा। हम फिर से पिंग कमांड देते हैं, और अब ये देखो पैकेट नीले रंग का पैकेट, ठीक है, यहाँ से निकला, स्विच पे गया, स्विच से निकला, जिस मशीन पे हमने सोचा था देखो उस मशीन पे गया, फिर इसके बाद मशीन ने रिप्लाई करा, रिप्लाई स्विच के पास आया, स्विच से वो किधर गया, जहां से हमने देखो ये टिक लग गया, टिक लग गया मतलब पिंग चल गया मेरा। ओके, तो दिस इज हाउ आपका पिंग का कमांड वर्क्स। विधान इज आस्किंग व्हाट आर कमांड्स टू डाउनलोड दीज थिंग्स इन लाइनेक्स। आपका जब आप इसको पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड करते हो ना, तो यहाँ पे आपको देखो वो बोलता है कि आपको लाइनेक्स डेस्कटॉप वर्जन चाहिए क्या, तो ये 64 बिट लाइनेक्स की फाइल आप कर सकते हो, आप एप्पल के मैक के ऊपर भी कर सकते हो इंस्टॉल। आपको यहाँ से रिस्पेक्टिव फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। इनफैक्ट मोबाइल पे भी चलता है, बट इतने अच्छे से फीचर्स नहीं चल पाते हैं मोबाइल के ऊपर, बट स्टिल इट वर्क्स ऑन मोबाइल ऑल्सो। तो जब आप पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करने लगो तो अब आपको जो चाहिए वो चीज आप डाउनलोड कर लेना यहाँ से, ठीक है। सो इस तरह से देखो आप टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हो। अभी मैंने किसे पिंग किया, 16 को पिंग किया, मैं देखो 14 को पिंग करती हूँ, 14 मैंने किसी कहीं बनाया नहीं ना, पिंग 192.168.1.14, ऐसा नहीं कि सारे आईपी पिंग होते हैं, ये देखो 14 को मैं पिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, 14 पिंग नहीं हो रहा है, टाइम आउट, सब टाइम आउट हो गया। हम 4 पैकेट भेजेंगे, चारों को टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट आएगा। क्यों, क्योंकि 14 नाम का कोई पीसी है ही नहीं, तो वो कैसे रिप्लाई करेगा, बाकी सब रिप्लाई करेंगे। देखो अगर मैं इसको, ये खत्म हो जाएगा, एक और पैकेट जाएगा और बोल देगा कि देखो मैंने 4 पैकेट भेजे, 0 पैकेट रिसीव हुए, 4 पैकेट लॉस हो गए, मेरा 100% पैकेट लॉस हुआ। क्यों नहीं पिंग कर रहा 14, क्योंकि मैंने यहाँ किसी पीसी को 14 आईपी नहीं दिया है, मैंने किसी भी पीसी को 14 आईपी नहीं दिया है ना अंकित, हमने क्या आईपी दिए 13, 15, 16, 12, 11, वो सब पिंग करेंगे। 14 आईपी नहीं दिया तो जब है ही नहीं तो कौन रिप्लाई करेगा, इसीलिए नहीं रिप्लाई आ रहा है। इसकी बजाय मैं ऐसे पीसी को पिंग करूं जो आईपी मैंने नेटवर्क में दिया है, पिंग 192.168.1.13, बिल्कुल आएगा। 14 तो मैंने बनाया ही नहीं ना, इसलिए नहीं आ रहा। 15 भी देखो पिंग आएगा, 16 तो मैंने पहले ही करके दिखाया, 11 भी आएगा क्योंकि मैंने 11 भी बनाया है। अब अगर मैं 14 बना दूं तो 14 भी आने लगेगा। देखो हम यहाँ से एक पीसी ले लेते हैं, देखो यहाँ एंड डिवाइसेस पे जाके मैं एक और लैपटॉप रख लेती हूँ, मैं इस लैपटॉप को कनेक्ट कर देती हूँ, केबल लेती हूँ, कौन सी केबल लेंगे, स्ट्रेट थ्रू केबल, ये तीसरे नंबर वाली, क्लिक करा, यहाँ से मैं पोर्ट नंबर 6 से इस वाले लैपटॉप की करके कनेक्ट कर देती हूँ, और मैं इस वाले लैपटॉप को आईपी दे देती हूँ। कैसे देंगे आईपी, क्लिक, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे मैं आईपी दे देती हूँ, देखो 14 वाला 192.168
1.14 टैब दबाया, सबनेट मास्क अपने आप आ गया। 3 बार 255 है, मतलब आगे की 3 ऑक्टेट्स कंपेयर होंगी। अब ये तीनों सेम है ना, इसकी भी 192, 168, 1 आगे की 3 सेम है, तो मतलब ये वाले जो बाकी पीसी है ना, ये समझ जाएंगे कि ये भी अपने ही नेटवर्क का बंदा है, अपने ही नेटवर्क का पीसी है। ठीक है, हमने अब दे दिया 14। अब देखो 14 पे रिप्लाई भी आने लगेगा। एक मैसेज आया, मैं देख लेती हूँ क्या है। ओके, वेलकम मनोहर जी। You have to give introduction to him, अगर आपको जी टाइम चाहिए तो। हाँ जी, नो नमस्ते मैडम। कंटिन्यू मैम। कंटिन्यू, ठीक है सर, ठीक है। इस तरह से हम देखो पूरी टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं। अभी मेरा 14 रिप्लाई नहीं दे रहा था, हमने पीसी पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में जाके 14 को पिंग करके देखती हूँ। ठीक है, पिंग स्पेस 192.168.1.14। अब क्योंकि 14 नेटवर्क में आ गया तो देखो 14 भी रिप्लाई कर रहा है। ओके, तो इस तरह से आप नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने देखो क्या किया, सारे पीसीस को ना सेम नेटवर्क का रखा, और हमने ये कैसे इंश्योर किया कि ये सब सेम नेटवर्क के हैं। इन सबके आईपी एड्रेस जो है उसमें आगे के 3 ऑक्टेट्स का वैल्यू सेम है, क्योंकि मैंने सबनेट मास्क क्या दिया, 3 बार 255 255 255, मतलब आगे की 3 डिजिट सेम होनी चाहिए। तो हमने सारे पीसीस की आगे की 3 डिजिट सेम रखी, खाली चेंज कहाँ करा, आखिरी के पोर्शन में। तो हमने आगे के 3 को नेटवर्क पोर्शन बना दिया, लास्ट वाले को मैंने होस्ट पोर्शन बना दिया। मैं कहाँ चेंज कर रही हूँ, खाली होस्ट पोर्शन में चेंज कर रही हूँ। तो जिसकी आगे की 3 वैल्यू 192, 168, 1 होगी, वो सब अपने आप को सेम नेटवर्क का हिस्सा मानेंगे। वो सब अपने आप को क्या मानेंगे कि दे ऑल बिलोंग्स टू द सेम नेटवर्क, और सब एक दूसरे से बात भी करना चालू कर देंगे। जैसे कि अभी अपन ने देखा, सब एक दूसरे से पिंग कर पा रहे, सब एक दूसरे से बात कर पा रहे। अब हम क्या करते हैं, हम एक अलग नेटवर्क क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम इस अलग नेटवर्क में और 2 अलग पीसी रख रहे हैं। एक ये पीसी रखा मैंने, और एक और मैंने ये पीसी रखा। मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि मैं डिफरेंट नेटवर्क का आईपी देती हूँ। डिफरेंट नेटवर्क करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 की जगह मैं कुछ और यूज कर लूंगी, 2 यूज कर लेती हूँ। तो हम इनको पहले कनेक्ट कर देते हैं, केबल ले लेते हैं, तीसरी वाली स्ट्रेट थ्रू केबल ले लेते हैं, और हम पीसी पे क्लिक किया, फास्ट इथरनेट 0 पे क्लिक किया, स्विच पे क्लिक किया, फास्ट इथरनेट 7। अब आपकी मर्जी, कोई सा भी ले सकते हैं, बाकी कंटिन्यूटी में रहते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे करके हमने ये दोनों पीसी को भी यहाँ देखो स्विच से कनेक्ट कर दिया, और अब मैं इनके ऊपर आईपी देती हूँ। पर अब आईपी क्या करूंगी, मैं अलग नेटवर्क का आईपी दे दूंगी। इन लोगों के पास क्या आईपी थे, ये वाले आईपी थे, मैं इस वाले नेटवर्क में अब आईपी दूंगी 192.168.2.x भी। ओके, हम कुछ भी आईपी देंगे, 2.x देंगे। जैसे मैंने पीसी पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गए, और मैंने यहाँ आईपी दिया 192.168.2.10। टैब दबाया, सबनेट मास्क अपने आप आ गया। मतलब कितनी बिट्स कंपेयर करेगा, देखो आगे की 3 ऑक्टेट्स को कंपेयर करेगा, ये और ये। मतलब जिस पीसी का आईपी 192, 168, 2 डॉट कुछ होगा, उसे ये वाला पीसी अपने ग्रुप का मेंबर मानेगा, अपने नेटवर्क का मेंबर मानेगा, बाकी दूसरों से ये बात नहीं करेगा। ये देखो, ये इसको मैंने 2.10 दे दिया, इस वाले को मैं 2.11 दे देती हूँ। डेस्कटॉप आईपी 192.168.2.11, टैब दबाया, ये देखो ऐसा हो गया, अपने आप सबनेट मास्क आ गया। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे आके पिंग करने की कोशिश करते हैं। मैं इस वाली मशीन पे जाऊंगी, इस वाली मशीन पे, और मैं उससे इस वाली मशीन को पिंग करने की कोशिश करूंगी। इस मशीन को पिंग करूंगी, यहां से इसे पिंग करेंगे। इस वाली मशीन को मैंने क्या आईपी दिया था,
हमने आईपी दिया था 192.168.2.10 और मैंने दूसरी वाली मशीन को क्या आईपी दिया 192.168.2.11। हम इन्हें पिंग करेंगे आपस में। वी कैन चेंज द सबनेट मास्क। क्या नाम है आपका? विधान। विधान, हम चेंज कर सकते हैं सबनेट मास्क में, अभी आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, अभी मैं आपको बता रही हूँ सबनेट मास्क की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, अभी देखो, अब इसका सबनेट मास्क और इसका सबनेट मास्क सेम है, लेकिन सबनेट मास्क ने रूल क्या बना दिया कि भाई ये पीसी सब एक नेटवर्क के हो गए और ये दोनों पीसी अलग नेटवर्क के हो गए। क्योंकि इसकी आगे की 3 डिजिट्स में से तीसरी डिजिट अलग है इन दोनों पीसी की। तो जब मेरा ये वाला पीसी अपने ही नेटवर्क के पीसी को पिंग करने की कोशिश करेगा तो देखो क्या होगा। हम गए पीसी के ऊपर, पिंग किया, PING पिंग 192.168.2.11, तो मैं पिंग कर पा रही हूँ। लेकिन अपने नेटवर्क के बाहर के पीसी को पिंग करने की कोशिश करेगा तो देखो क्या होगा। मैं दूसरे पीसी को पिंग करती हूँ, पिंग 192.168.1.10। ये देखो आगे 1 हो गया ना, आगे की 3 डिजिट्स में अंतर पड़ गया। अंतर पड़ गया मतलब ये खुद जहां से मैं पिंग जनरेट कर रही हूँ वो खुद कौन है? .10। वो पिंग किसको कर रहा है? 1.10 को पिंग कर रहा है, तो मतलब दोनों अलग अलग नेटवर्क के हैं, तो अब ये पिंग नहीं होगा। तो सेम नेटवर्क के पीसी ही एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं, दूसरे नेटवर्क के पीसी एक दूसरे को पिंग नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक कि आप आपकी टोपोलॉजी में, हमने अभी क्या रखा, हमने अभी स्विच रखा, जब तक आप आपकी टोपोलॉजी में यहाँ नेटवर्क डिवाइस में से एक राउटर उठा के लेके आओ और उसे नेटवर्क में कनेक्टिविटी दो, और उसे कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता है थोड़ा। जब तक आप नेटवर्क में राउटर राउटर हमारा लेयर 3 डिवाइस होता है, राउटर जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपकी एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से बात नहीं कर सकती है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आया था कि भाई हम सबनेट मास्क चेंज क्यों कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हम सबनेट मास्क चेंज कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए हम ये वाले पीसी का सबनेट मास्क बदल दें, हम इसके आईपी का, हाँ अंशु मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, और मैं यहाँ पे देखो सबनेट मास्क में 2 बार ही 255 रख हुई, 0 कर दिया मैंने। तो अब अगर ये वाला पीसी जिसका मैंने चेंज किया, इसका ये अपने नेटवर्क के बंदों को ढूंढेगा तो वो कौन कौन से आगे वाले नंबर्स को देखेगा, पहला और दूसरा। जिस जिस से शुरुआत हो रही है उसको वो अपना सेम नेटवर्क का मानेगा। लेकिन ये लोग तो क्या कर रहे हैं, 3-3 को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये सब लोग इसे अपने नेटवर्क में माने ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये और ये तीनों आपस में बात करें, ये वाला पीसी, ये वाला पीसी और ये वाला पीसी, तो मैं क्या करूंगी, इन तीनों का सबनेट मास्क चेंज कर दूंगी। मैं बोलूंगी जब आप सेम नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन की बात करो तो सिर्फ आगे की 2 डिजिट्स को कंपेयर करो, पीछे की 2 डिजिट्स को कंपेयर ही मत करो। सबनेट मास्क में मैंने नेटवर्क पोर्शन जो है उसे आगे के 2 डिजिट्स के ऊपर कन्फाइन कर दिया। ओके, मैंने यहाँ भी चेंज कर दिया और देखो यहाँ भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो अब ये 3 पीसी, ये वाला और ये वाला, ये 3 पीसी जब अपने आप अपने नेटवर्क के बंदों को ढूंढने की कोशिश करते तो आगे की कितनी ऑक्टेट्स को कंपेयर करेंगे? दे विल कंपेयर ओनली 2 ऑक्टेट्स। 2 ऑक्टेट्स कंपेयर करेंगे तो इसका भी 192.168, इसका भी 192.168, इसका भी 192.168, तो ये भी इनको अपने नेटवर्क का मानेगा और ये भी इसको अपने नेटवर्क का मानेंगे, क्योंकि इनके तीनों का सबनेट मास्क सेम है। अब अगर मैं पिंग करने की कोशिश करूं, ठीक है, सी आई एम एबल टू पिंग 1.10। पहले वो मना कर गया था ना, 1.10 को ही पिंग किया था, देखो पहले भी मैंने, तब वो मना कर गया था, और मेरा 1.10 का पिंग चल रहा है। 1.11 देखो 1.11 कैसे बिहेव कर रहा है। 1.11 मना कर गया पिंग करने से, क्यों? क्योंकि
पीसी तो 1.11 को अपने नेटवर्क का मान रहा है, क्योंकि वो आगे की 2 ही ऑक्टेट्स को कंपेयर कर रहा है। लेकिन ये बोलता है नहीं, तुम मेरे नेटवर्क के नहीं हो, क्योंकि मेरी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मुझे 3 ऑक्टेट कंपेयर करनी थी, और उसमें तीसरी ऑक्टेट में तुम्हारे पास 2 है, मेरे पास 1 है, मैं तुम्हें अपने नेटवर्क का नहीं मानता, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। तो इसलिए इसने मना कर दिया। तो इसीलिए इसका इसका और इसका सेम था, तो ये बात कर रहे हैं, और ये बात नहीं कर रहे। ठीक है, समझ आया सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट मैम? सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन है द आईपी एड्रेस डिफरेंट बट द सबनेट मास्क इज सेम, विल दे बी एबल टू पिंग? क्वेश्चन है कि अगर आपका आईपी एड्रेस अलग है, वो आईपी एड्रेस तो इसका और इसका भी अलग है, इसमें आखिर में 10 है, इसमें आखिर में 11 है, तो आईपी एड्रेस तो अलग है, लेकिन आईपी एड्रेस का सेम नेटवर्क का होना वो मैटर करता है। अब ये वाला आईपी और ये वाला आईपी सेम नेटवर्क का था, क्यों? क्योंकि इसका सबनेट मास्क 255.255.0.0 सेट किया हुआ है मैंने अभी। अब सबनेट मास्क 255.255.0.0 है, मतलब कि 192 सेम है, गुड टू गो। 168 सेम है, गुड टू गो। आगे की दोनों ऑक्टेट्स की वैल्यू सेम है, मतलब ये दोनों सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं। ऐसे कंपेयर होता है। अब आईपी एड्रेस इन दोनों के भी अलग थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पिंग कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि ये सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं। और वो सेम नेटवर्क है कि नहीं है, ये कौन करता है डिसाइड? सबनेट मास्क। पिंग की सिग्निफिकेंस क्या है? देयर इज अ क्वेश्चन को जिसमें बोल रहे हैं कि पिंग की सिग्निफिकेंस क्या है? हम पिंग से अंशु, हम लोग पिंग से रीचेबिलिटी को चेक करते हैं, और हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस रीचेबिलिटी में मुझे कितना टाइम लग रहा है। देखो अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे पिंग करती हूँ 192.168.0.1, ये मेरे घर के राउटर डिफॉल्ट गेटवे है। तो आप यहाँ पे देखो कि मेरे को कितनी टाइम में रिप्लाई आया, 32 मिली सेकेंड्स में रिप्लाई आया। मैं वाईफाई पे कनेक्टेड हूँ इसलिए। ये देखो 8 मिली सेकेंड, 8 मिली सेकेंड, 26 मिली सेकेंड, मुझे इतनी देर में रिप्लाई आ रहे हैं। लेकिन अगर उसकी जगह मैं पिंग करती हूँ एक पब्लिक आईपी को, या फिर www.yahoo.com को मैंने पिंग किया, तो मुझे क्या पता चलेगा कि मैं yahoo.com तक जा पा रही हूँ कि नहीं, पहली चीज। और अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे वहां जाने में कितनी देर लग रही है। देखो कितना टाइम बढ़ गया, क्यों? क्योंकि याहू का सर्वर मेरे घर से दूर है, तो मुझे यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है। ओके, सो आई सी इट ओवर कि मुझे कितना टाइम लग रहा है। फिर यहाँ पे मुझे बताता है कितने पैकेट भेजे, कितने रिसीव हुए, कितना % लॉस हुआ। फिर यहाँ पे एक ये जो TTL वैल्यू है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लिनक्स की मशीन आपको 64 टाइम टू लिव, TTL का मतलब होता है टाइम टू लिव। तो वहां पे आपको पता चलती है बहुत चीजें। साइबर सिक्योरिटी में जब आप काम करते हो तो 64 वैल्यू आई, मतलब आप समझ जाओगे कि सामने एक लाइनेक्स की मशीन है, तो अब हैक करना है तो लाइनेक्स वाली टेक्निक्स लगाओ। वहां पे अगर TTL वैल्यू 128 आई तो आप समझ जाओगे कि विंडोज की मशीन है, तो विंडोज वाली टेक्निक्स लगा के हैक करने की कोशिश करोगे। अगर टाइम टू लिव वैल्यू 255 आई तो मतलब आप समझ जाओगे कि कोई नेटवर्किंग का डिवाइस है, फायरवॉल है, राउटर है, स्विच है, तो आप उनको हैक करने की टेक्निक लगाओगे। तो ये सब आपको हर एक वैल्यू जो यहाँ पे लिखी रहती है उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप नेटवर्क्स को कनेक्टिविटी जो है वो दे सकते हो, आप चीजें पिंग कर सकते हो, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो सेम नेटवर्क के हैं कि नहीं है। सेम नेटवर्क के होंगे तो आपस में बात करेंगे, सेम नेटवर्क के नहीं होंगे तो आपस में बात नहीं करेंगे। अगर आपको 2 अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में बात करानी है तो आपको राउटर को बीच में लेके आना पड़ता है। ये जो पहले हमने डिवाइस लगाया था ये हमारा स्विच है। स्विच मतलब लेयर 2 डिवाइस। लेयर 2 डिवाइस आपकी 2 अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में बात नहीं करा सकता, उसके लिए आपको लेयर 3 डिवाइस की जरूरत पड़ती है। ओके, सो हम लोग आज अभी यहीं पे रुकेंगे। वी विल टेक अप द क्वेश्चन सेशन, उसके बाद